वेलकम टू लर्नो हब। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 7। टॉपिक हमारा है स्टडी ऑफ वेदर पार्ट 2। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारी पिछली वीडियो जो थी उसमें इसी चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने देखा था। अब हम लेके आए हैं यहाँ पर सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जहाँ पर हमने क्लाइमेट, वेदर के बारे में जाना था, साथ ही साथ वेदर को इफेक्ट करने वाले जो कुछ फैक्टर्स हैं उनके बारे में हमने जाना था। कुछ फैक्टर्स हमने वहाँ देखे थे, कुछ फैक्टर्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यानी कि वहाँ पर हमने बात की थी टेम्परेचर की, एयर प्रेशर एंड अदर थिंग्स। यहाँ पर हम जानेंगे विंड, ह्यूमिडिटी एंड अदर थिंग्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ह्यूमिडिटी की। क्या होता है ह्यूमिडिटी? ठीक है, इस पे आते हैं। देखिए, हमारे आसपास जो एयर हमें फील होती है, ठीक है, जो एयर होती है हमारे आसपास की, वो हमें दिखाई तो नहीं देती, वो हमें क्या होती है, वो हमें फील होती है। ठीक है, कभी बहुत ड्राई फील होती है, कभी कम ड्राई फील होती है, कभी बड़ा ही सुकून देती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है कि हमारी जो एयर है उसमें जो अमाउंट है वाटर वेपर का, ठीक है, वो क्या होता है, कम ज़्यादा होता रहता है, या मॉइस्चर का कह सकते हैं। ठीक है, वो कम ज़्यादा होता रहता है, उसी के अकॉर्डिंग एयर जो है वो हमारी चेंज होती रहती है। यानी कि हमारी जो एयर है ये क्लोजली डिपेंड होती है किस पर? टेम्परेचर पर। ठीक है, टेम्परेचर इसको इफेक्ट करता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, दैट्स कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब ह्यूमिडिटी जो है इसके टू वेज यहाँ पर हम देखेंगे। फर्स्ट वे जो है वो कौन सा है? वो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है? जिसे कि हम AH से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होता है AH? AH की बात करें हम लोग तो हमारी जो एयर है उसमें जो क्वांटिटी है किसकी? वाटर वेपर की। ठीक है, एक्चुअल अमाउंट। ठीक है, हमारी जो एयर है उसमें एक्चुअल अमाउंट कितना है वाटर वेपर का, यही कहलाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अगर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इसके यूनिट जो है वो भी जान लेते हैं। ग्राम पर क्यूबिक मीटर इसकी ह्यूमिडिटी होती है, सॉरी यूनिट होती है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किससे? ग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। ठीक है, इससे हम इसे एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेदर के बारे में। ठीक है, तो वेदर जो है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही चेंज होता रहता है। इसलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो AH जो है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है अगर हम वेदर के वे में देखते हैं। वेदर के वे में अगर हम देखेंगे तो फिर यहाँ पर RH जो है यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये ज़्यादा मायने रखता है। अब ये RH क्या है ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अभी हमने AH देखा यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, वो समझ में आ गया। ठीक है, जो एक्चुअल अमाउंट है, ठीक है, वही क्या है? वही है AH। अब हम बात कर रहे हैं RH की। RH क्या होता है या रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें तो हमारी जो एयर है, ठीक है, हमारी जो एयर है उसमें कितनी कैपेसिटी है मॉइस्चर को होल्ड करने की। ठीक है, उसकी कैपेसिटी कितनी है मॉइस्चर को होल्ड करने की, प्लस हम आते हैं इस पर कि उसने कितनी ज़्यादा, इस पर मतलब एज पे नहीं आएंगे, लेकिन वही चीज़ कि उस जो हमारी एयर है उसने कितना होल्ड कर रखा है मॉइस्चर को। ठीक है, एयर ने कितना मॉइस्चर या वाटर वेपर जो है वो होल्ड कर रखा है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, इन दोनों के बीच का जो रेशियो है यही कहलाता है क्या? रिलेटिव ह्यूमिडिटी या फिर RH, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? परसेंटेज में। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज में। फिलहाल आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा पता नहीं। इसको हम लोग परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो चेंज होती है एयर टेम्परेचर चेंज होने के साथ। जैसे जैसे एयर टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा? ह्यूमिडिटी जो है वो भी चेंज होती जाएगी। कैसे? ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ये हो गई अर्थ, ये हो गया इक्वेटर और उसके आसपास ह्यूमिडिटी या फिर RH जो है वो ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलेंगे वैसे वैसे क्या होगा कि वैसे वैसे RH जो है वो कम होता जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इक्वेटर और उसके आसपास टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने से वहाँ पर एवोपोरेशन जो है, ठीक है, एवोपोरेशन की क्वांटिटी जो है वो भी क्या होगी? ज़्यादा होगी।
टेम्परेचर ज़्यादा, एवापोरेशन जो होगा वो भी ज़्यादा होगा, तो जो एयर है उसमें वाटर वेपर की क्वांटिटी जो है वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ चलेंगे टेम्परेचर कम होगा, एवापोरेशन कम होगा, और जो हमारी एयर है उसमें वाटर वेपर की मात्रा जो है वो भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो उसी तरह से एयर टेम्परेचर चेंज होने के साथ ही क्या होगा कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो भी क्या होगी, चेंज होती जाएगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सैचुरेटेड एयर कौन सी होती है। सैचुरेटेड एयर वो होती है जिसका आरएच जो है वो 100% होता है। जिस एयर का आरएच जो है 100% होता है उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड एयर, ठीक है। यानी कि जो एयर है उसमें जितनी कैपेसिटी है वाटर वेपर या कह सकते हैं ह्यूमिडिटी को होल्ड करने की, ठीक है, जो एयर है उसमें जितनी कैपेसिटी है ह्यूमिडिटी को होल्ड करने की, उसने उतना होल्ड कर रखा है, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड एयर, यानी वो पूरी तरह से संतृप्त है। जैसे कोई खाना खा रहा होता है तो क्या कहता है, पूरा उसका टमी जो है वो फुल हो गया, उसने बोला कि अब मैं तृप्त हूँ, इससे ज़्यादा अगर मुझे दिया तो मैं वॉमिट कर दूंगा, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो वो बोलता है कि मैं अब संतृप्त हूँ, तृप्त हूँ, जो भी कह लीजिए। तो उसी तरीके से सैचुरेटेड एयर है कि जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना उसने होल्ड कर रखा है, तो या आरएच जो है वो 100% है, तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड एयर। अब अगर इससे ज़्यादा इसको ठंडक मिलेगी, जो सैचुरेटेड एयर है इससे ज़्यादा इसको कूलिंग मिलेगी, तो ये कंडेंस हो जाएगी। कंडेंस होके क्या होगा कि कंडेंस होके ये कंडेंसेशन या प्रेसिपिटेशन का रूप ले लेगी, ठीक है, समझ में आ गया और अच्छे से आगे समझ में आता जाएगा। तो ह्यूमिडिटी जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसका, वेदर का। आगे और अच्छे से समझ में आता जाएगा। एयर विथ अ हाई परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, ठीक है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है उसको हम देखेंगे, उसका एयर परसेंटेज जो है, ठीक है, एयर में परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है, एयर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है उसका परसेंटेज ज़्यादा है, तो उसमें कह सकते हैं उसकी कैपेसिटी जो होगी, ठीक है, या कह सकते हैं उसका पोटेंशियल जो होगा वो प्रेसिपिटेशन के लिए या कंडेंसेशन के लिए ज़्यादा होगा। यहाँ पर हमने अभी समझा ना इसको, ये मान लीजिए क्या है कि ये एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मतलब इस बीकर में हमें पानी फिल करना है, यहाँ पर एक मार्क लगा है जहाँ पर एक होल है। अब हम इसको भरते आ रहे हैं, आराम से भरता जाएगा, जैसे ही हम इस पॉइंट तक आएंगे तो ये क्या है, सैचुरेटेड वाला हाल है, ठीक है, वो पूरी तरह से 100% संतृप्त है। अब क्या होगा, इससे ज़्यादा फिल करेंगे तो वो यहाँ पर निकल जाएगा पानी, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर हमें दिख रही है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो क्या है, उसका परसेंटेज जो है एयर में बढ़ेगा तो पूरे चांसेस होंगे या उसका पोटेंशियल जो है वो कंडेंसेशन और उसके लिए ज़्यादा होगा। अब ह्यूमिड एयर जो है वो एब्जॉर्ब करती है ज़्यादा हीट और उसे रोकती भी है, किसकी तुलना में, ड्राई एयर की तुलना में, ठीक है। ह्यूमिड एयर ऑल्सो अब्जॉर्ब मोर हीट एंड रिटेन हीट, इसको लंबे समय तक वो रिटेन करती है, और किसकी तुलना में, ड्राई एयर। जैसे कि अगर हम बात करें कि जब क्या होता है कि ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा होती है एयर में तो हमें अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि हम देखते हैं उस समय क्या होता है, स्वेटिंग जो है वो कम हो रही होती है, ठीक है। हम कहते हैं ना बहुत चिपचिपी सी गर्मी है, बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, ज़्यादा हीट को वो रोक सकती है, ठीक है। तो ह्यूमिड एयर ऑल्सो अब्जॉर्ब मोर हीट एंड रिटेन इट। चलिए हम बात कर रहे हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो वाटर वेपर होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। और अच्छे से समझेंगे, देखिए हमारी जो एयर है, ठीक है, हमारी जो एयर है उसका क्या, उसमें जो वाटर वेपर होते हैं वो क्या होता है, उनका फॉर्म जो है वो चेंज हो जाता है, टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर या फिर आइस में। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। देखिए हमारी जो अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ हो गई, सबसे निचली लेयर हमारे एटमॉस्फेयर की कौन सी है, ट्रोपोस्फियर, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर हमारा डाउन होता जाता है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे, एवोपोरेशन होता है, ठीक है, एवोपोरेशन होता है तो जो वाटर वेपर्स होती हैं जब वो ऊपर जाती हैं वो ठंडे हो जाते हैं, ठंडे होके क्या होते हैं कि वो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, ठंडी हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो आपस में क्या होती है, कंडेंस होती हैं। अब ये जो वाटर वेपर्स हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन उनको कंडेंस होने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए जिसपे वो टिकेगी,
ठीक है, हमें तो कुछ, अगर हम ऊपर की तरफ देखें ऐसा कुछ नहीं दिखेगा कि जिसपे वो टिकेगी, लेकिन हमें ये पता है जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी गैसेज हैं, उसमें वाटर वेपर है, साथ ही साथ उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो उन्हीं के साथ ही क्या हो जाती हैं, कंडेंस हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि वाटर वेपर जो है उसका फॉर्म जो है वो क्या हो जाता है, फिर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका, इसी को हम कहते हैं कंडेंसेशन। एवापोरेशन और कंडेंसेशन की बात हम लोग करें तो ये एवापोरेशन का अपोजिट होता है। एवापोरेशन क्या है वो भी हमने देखा, कंडेंसेशन क्या है, उसका फॉर्म जो है उसको वो चेंज कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन जो है वो हम लोग समझेंगे, कौन कौन से फॉर्म होते हैं इनको हम यहाँ पर देखेंगे। याद रखना जरूरी है, कई बार आता है कि उसके फॉर्म बताइए या 2-4 फॉर्म बता दीजिए, तो वो आपको पता होने चाहिए। तो ये हो गया क्लाउड। क्लाउड को अभी हम लोगों ने समझ लिया किस तरीके से वो बन रहा है। आगे हम बात कर रहे हैं मिस्ट एंड फॉग। मिस्ट एंड फॉग क्या होते हैं? मिस्ट और फॉग जो है लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन मिस्ट जो होता है फॉग की तरह बहुत धुंधला नहीं होता। फॉग जो होता है वो बहुत धुंधला होता है, ठंडियों में आपने देखा है ना। तो उसमें क्या होता है, एक्सीडेंशियल मामले जो होते हैं वो बहुत ज्यादा उस दौरान बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत ही धुंधला होता है। मिस्ट जो है वो उतना धुंधला नहीं होता है। अब हम बात कर रहे हैं ड्यू की। ड्यू क्या है ये हम लोग समझेंगे। जब क्या है, टेम्परेचर जो है वो काफी डाउन हो जाता है, लेकिन 0 डिग्री से क्या होता है, नीचे नहीं जाता है, ठीक है, तो उससे ऊपर ही रहता है। उस तब क्या बनते हैं, तब उसे हम कहते हैं ड्यू। जैसे आपने देखा है ओस की बूंदें पत्तियों पर होती हैं, फूलों पर दिखती हैं, जमीन पर दिखती हैं, ठीक है। ये क्या है, ये क्यों होता है? क्योंकि रात में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो काफ़ी डाउन हो जाता है, ठीक है। रात में टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठंडियों में हम देखेंगे बहुत डाउन हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे में जो कूल एयर्स होती हैं, ठीक है, जो वाटर वेपर्स मौजूद हैं, तो वो क्या है, जैसे फ्लावर है, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पहले से ही डाउन है। अब जो वाटर वेपर है जो कि काफ़ी ठंडी सी होंगी, वो जब इसके कांटेक्ट में आती हैं तो इनका फॉर्म जो है वो चेंज हो जाता है। किस में आ जाता है, फिर ये ड्यू के फॉर्म में आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट जो है इसकी बात हम करें, जब टेम्परेचर जो है बिलो 0 चला जाता है तब हमें फ्रॉस्ट जो है ये देखने को मिलता है। फ्रॉस्ट की बात करें, रॉक हो गई, लैंड हो गई, इन जगहों पर ये हमें देखने को मिलता है। फ्रॉस्ट जो होता है वो कल्टीवेशन के लिए काफी नुकसानदेह है, ठीक है। फॉग एंड मिस्ट, अच्छा 2 बार यहाँ पर फॉग एंड मिस्ट है, ठीक है। तो फॉग एंड मिस्ट की बात तो अभी हम लोगों ने कर ही ली। चलिए बात करते हैं प्रेसिपिटेशन। सिंपल से वर्ड में समझेंगे पहले। प्रेसिपिटेशन क्या है भाई, जो हम देखते हैं रेनफॉल है, अर्थ पर आती है, स्नो है, हेल है, ये सारे अर्थ सरफेस पर आते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। और अच्छे से समझेंगे, जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होती हैं, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में टाइनी ड्रॉपलेट्स जो होती हैं ये एक दूसरे को ज्वाइन करती जाती हैं। जब ये एक दूसरे को ज्वाइन करती जाती हैं तो ये बड़ी होती जाती हैं, और एक टाइम के बाद ये इतनी भारी हो जाती हैं कि ये होल्ड नहीं कर पाती हैं, और इस वजह से क्या है, ये प्रेसिपिटेट हो जाती हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे हम बात करें रेनफॉल हो गई, स्नो हो गई, ठीक है। अब क्या है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें टाइनी ड्रॉपलेट्स, अभी हम लोगों ने समझा वाटर वेपर हुआ, ठीक है। वाटर वेपर जो था, ठीक है, एवोपोरेशन हुआ, तो जो ये वाटर वेपर्स थे इन्होंने ज्वाइन किया, क्योंकि डस्ट पार्टिकल और स्मोक थे, ठीक है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में ये चेंज हो जाते हैं। अब ये जो छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं ये एक दूसरे को क्या करती हैं, ज्वाइन करती है, क्योंकि वो ड्रॉपलेट्स जो हैं इधर उधर घूम रही हैं, ठीक है। अब एक टाइम के बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये क्या है, इतने पोर्शन में मान लीजिए आ गई, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, कोई चीज जो है वो पूरी फैली हुई है तो वो हल्की है, एक एक का वेट हम देखेंगे तो बहुत हल्का है। अब वो सारा जो है वो जब एक साथ कंडेंस हो गया, एक साथ जब वो जुड़ गया तो वो क्या होगा, वो भारी होगा, और जब तक इसकी होल्ड करने की कैपेसिटी है, होल्ड कर रहा है, और उसके बाद यही आपकी टाइनी ड्रॉपलेट्स जो है वो क्या है, वो बिगर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गई, ठीक है। टाइनी ड्रॉपलेट्स बिगर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गई। अब ये खुद को होल्ड नहीं कर सकती हैं, फिर ये अर्थ पर प्रेसिपिटेट हो जाती हैं, ठीक है, और किसी भी फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, हेल के फॉर्म में, स्लीट के फॉर्म में, इसी को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो आइए यहाँ देख लेते हैं, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर टू बिगर ड्रॉपलेट्स दे फॉल टू द अर्थ सरफेस कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, ठीक है। इसके फॉर्म जो है वो हम देख लेते हैं। रेन हो गया, ड्रिजल हो गया,
स्नो हो गया, स्लीट एंड हेल, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है। चलिए हम देखेंगे रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल जो है वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है कन्वेंशनल रेनफॉल, सेकंड है रिलीफ और ओरोग्राफिक रेनफॉल, एंड थर्ड जो है वो है साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। चलिए बात करते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, तो कन्वेक्शन रेनफॉल की अगर हम लोग बात करें, ये पाई जाती है इक्वेटर के आसपास। ठीक है, क्लोजर द इक्वेटर ये पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर एवोपरेशन की मात्रा जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, वेरी हाई। ठीक है, अब इसको भी समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो ये हो गया अर्थ, ये हो गया इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर और उसके आसपास क्या है, टेम्परेचर जो है ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पर हीट जो है वो ज़्यादा पहुँचती है, क्योंकि डायरेक्ट रेज जो है वो इधर की तरफ पहुँचती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है यहाँ पर एवोपरेशन जो है वो ज़्यादा होगा, यहाँ का टेम्परेचर जो है ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एयर जो है, ठीक है, एयर में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से एयर क्या होगी, वो ऊपर उठेगी। ठीक है, एयर राइज होगी, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है। जब वो ऊपर उठती है, इसके बाद ये क्या होती है, ऊपर जाने के बाद ये ठंडी होने लगती हैं, क्योंकि टेम्परेचर ऊपर जाने पे कम होता है, तो ऊपर जाने पर ये क्या होने लगती, ठंडी होने लगती है। और आगे हमने अभी पहले देखा कि फिर वो आगे क्या है, कंडेंसेशन का रूप ले लेती हैं। ठीक है, फिर वो कंडेंस हो जाती हैं और एक टाइम के बाद ये प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। इस तरह की जो रेनफॉल होती है उसकी अगर हम बात करें, तो ये रेनफॉल थंडर और लाइटनिंग के साथ होती है, और ये 4 o'clock मतलब 4 बजे के आसपास होती है। इसलिए इस रेन को 4 o'clock भी कहा जाता है। ठीक है, ड्यू टू हॉट एयर स्टार्ट्स राइजिंग, ये भी हम लोगों ने समझा, इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन करंट। ठीक है, तो कन्वेक्शन करंट के रूप में जो एयर है वो क्या होने लगती है, वो गर्म एयर जो है वो क्या होने लगती है, राइज होने लगती है। ऑल्सो ड्यू टू कोल्ड एयर इस कंडेंसेशन विथ रिजल्ट इन रेन। ठीक है, तो कंडेंसेशन अभी हम लोगों ने समझा था, तो इसी वजह से क्या होती है, आगे फिर रेन हो जाती है। चलिए बात करते हैं रिलीफ और ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इस तरीके की जो रेनफॉल है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे रिलीफ या ओरोग्राफिक, यानी कि माउंटेन। ठीक है, उससे ये रिलेटेड है। इसका एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग समझेंगे, फिर इस रेनफॉल को समझेंगे। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे यहाँ वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्या होता है कि यहाँ से मॉनसूनी जो हवाएं होती हैं वो क्या करती हैं, वो अपने साथ बहुत सारा, यहाँ से जो एयर चल रही है, यहाँ क्या है, अरेबियन सी है, तो जब यहाँ से जो एयर चल रही है वो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर ली होती है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर हम देखें हमारे कोस्टल एरियाज हैं। ठीक है, इधर क्या है, इधर आपको बैरियर मिलेगा जो कि क्या रहेगा, माउंटेन्स। ठीक है, तो यहाँ से एयर जो है वो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर जो है वो लेकर आती है। जब ये आगे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ऊपर जाती है वैसे वैसे क्या होती है, वो ठंडी होती जाती है। ठीक है, यहाँ से मॉइस्चर एयर जो है वो राइज की, और जैसे जैसे वो ऊपर जाती है ठंडी हो जाती है। वो जो ठंडी हवा क्या बोलते हैं, मतलब जो उसमें वाटर वेपर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो और ज़्यादा कूल डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कंडेंस हो जाते हैं। वाटर वेपर क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। जैसा अभी हम लोगों ने समझा कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, तो जब वो कंडेंस हो जाते हैं वाटर वेपर्स, तो एक टाइम के बाद वो खुद को होल्ड नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से ये बारिश हो जाती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर क्या है, हम देख रहे हैं एयर जो है वो ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के साथ ठंडी होती जा रही है, और यहीं पर वो क्या है, वो कंडेंस हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से जो बारिश होती है वो इधर कोस्टल एरियाज जो है इस तरफ हो जाती है। आगे की तरफ क्या होता है, ठीक है, आगे की तरफ ये नहीं बढ़ पाती हैं, जिसकी यहीं पे ये क्या होंगी, रेनफॉल जो है वो हो जाएगी, जिसकी वजह से आगे केवल क्या हो जाएगी, ड्राई एयर्स जो हैं वो जा पाती हैं। भाई जो एयर आ रही है अपने साथ मॉइस्चर लाई है, वो मॉइस्चर क्या है, यहाँ कंडेंस हो गया, और यहाँ से क्या हो गया कि वो प्रेसिपिटेट हो गया। अब बची एयर, जो ड्राई एयर है वो क्या होती है, वो इस साइड आती है, और इधर वो अर्थ सरफेस पर आके फिर इस तरफ आती है, और वो क्या हो जाती है, वो गर्म हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो तो यही हो गई, आगे केवल ड्राई जो एयर है वो पहुंच रही है। ठीक है, तो ये इसका जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आइए यहाँ पर देखते हैं, मॉइस्चर बेरिंग विंड्स आर फोर्स टू राइज। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको फोर्स करते हैं कि वो राइज हो। दिस टाइप ऑफ रेन कॉल्ड रिलीफ और रेन बाय द रिलीफ फीचर कमिंग इन द वेज ऑफ विंड। ठीक है, तो ये विंड की वजह से होती है। विंडवर्ड साइड एंड लीवर्ड साइड जो है वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए विंडवर्ड साइड क्या है और लीवर्ड साइड क्या है, एक तरीके से समझ लेते हैं। विन क्या हो गया, वो जीत गया। ठीक है, तो ये वाला जो साइड है यहाँ पर क्या है, जिधर की तरफ बारिश हो गई, जिस तरफ क्या हुआ, बारिश हो गई,
ठीक है। अब ये क्या है, जब ये ऊपर उठ रही थी ना, उसने अपनी पावर जो थी पूरी तो यहीं खो दी। अब वो आगे जा नहीं पाएगी क्योंकि माउंटेन्स जो थे वो बहुत ऊंचे थे, तो आगे क्या था, इसीलिए ड्राई एयर गई थी। ठीक है, तो जिस तरफ ये बारिश हो गई उसे हम कहते हैं विंडवर्ड साइड। ये इस साइड, ये क्या है, इसने जीत लिया उस चीज को ना, तो ये हो गई विंडवर्ड साइड। और लीवर्ड साइड क्या है, जिधर क्या है बारिश नहीं हुई, और इसी वजह से इसको रेन शेडो एरिया भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, जो लीवर्ड साइड है उसी को हम रेन शेडो एरिया भी कहते हैं। इन इंडिया वेस्टर्न घाट एंड डेक्कन प्लेट्यू जो है वो इसका अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए बात करते हैं साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल की अगर हम बात करें, ये कहाँ पर बनते हैं ये हम लोग समझेंगे, कब बनते हैं। ठीक है, तो साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल जो है, इनको हम ये नाम भी क्यों दिया गया है ये भी समझेंगे। तो होता क्या है कि इसमें कि डिफरेंट नेचर वाली एयर मासेस जब मीट करती हैं तब इस तरीके की रेनफॉल होती है। डिफरेंट नेचर वाली एयर मासेस जब मीट करती हैं तब इस तरीके की रेनफॉल होती है। जैसे ये हो गई क्या, ये हो गई कोल्ड एयर, ये हो गई वार्म एयर। ठीक है, ये दोनों आपस में आ रही हैं, तो यहाँ पर क्या है, जहां पर ये मीट होती हैं वहां पर ये फ्रंट्स बनाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके मीट होने की वजह से साइक्लोन्स बनते हैं। ठीक है, इसी वजह से इनको फ्रंटल या साइक्लोन रेनफॉल कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब क्या है कि जब ये डिफरेंट नेचर वाली एयर मासेस हैं, ठीक है, ये आपकी कोल्ड हो गई, ये वार्म हो गई, जब ये दो तरह के डिफरेंट नेचर वाली एयर मासेस जो हैं वो आपस में मीट कर रही हैं, ठीक है, जिस जगह मीट कर रही है उसे तो हम लोग बोलते हैं फ्रंट, कि वो फ्रंट बनाती हैं, साइक्लोन जो है वो आते हैं वहां पर। ठीक है, जो वार्म एयर होती है वो कैसी होती है, वो लाइट होती है। दूसरी तरफ कोल्ड एयर जो होती है वो कैसी होती है, डेंस होती है, भारी होती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बैठ जाती है। और जो वार्म एयर होती है, ठीक है, वो क्या होती है, लाइट होने की वजह से राइज हो जाती है। जब वो राइज होती है, एक्सपेंड होती है, ठंडी होती है, और फिर आगे हम देखते हैं कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन जो है वो इस वजह से होता है। जब वो ठंडी हो जाती है तो इसके फॉर्म में आकर फिर यहाँ पर क्या है, रेनफॉल होती है। ठीक है, क्लियर। चलिए आइए देखते हैं, व्हेन वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस मीट एंड फॉर्म अ फ्रंट। ठीक है, कोल्ड एयर इज डेंसर, कोल्ड एयर क्या होती है, डेंस होती है, रिमेन्स क्लोज टू द ग्राउंड, जिसकी वजह से वो ग्राउंड के क्लोज रहती है। वार्म एयर क्या होती है, वो राइज होती है। मॉइस्चर डेंस है, क्लाउड इज फॉर्म। ठीक है, तो मॉइस्चर जो है वो डेंस होता है, ये चीजें अब हम लोगों ने समझा था, जिसकी वजह से क्या है, क्लाउड जो है वो बनते हैं। क्लाउड्स क्या करेंगे, फिर आगे रेनफॉल लाएंगे। साइक्लोनिक रेनफॉल जो होती है ये किस रीजन में बनती है ये देख लेते हैं। तो ये बनती है कहाँ पर, ये हो गया, ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका, ये हो गया आपका ट्रॉपिकल रीजन। ये कौन सा हो गया, ये हो गया टेम्परेट रीजन। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में इस तरीके की रेनफॉल बनती है। चलिए बात करते हैं विंड। ठीक है, तो विंड की अगर हम बात करें तो विंड क्या होती है, जो एयर होती है उसमें जो मूवमेंट होती है या मोशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं विंड। अब ये जो विंड होती है इसको हम समझेंगे। विंड जो होती है वो कैसे चलती है, ठीक है, उसका डायरेक्शन वगैरह जो है वो कैसा है, तो हमेशा ही हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। ध्यान रखना है, अभी ये आगे काम आएगा। ठीक है, ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन में ये चलती है। ठीक है, एयर जो है इसका मोशन जो होता है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, जिसकी वजह से अर्थ सरफेस तक हीट जो है वो पहुंचाने में ये हेल्प करता है। ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है वो अर्थ सरफेस पर हीट को पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक है, अभी जो एयर होती है इसकी बात हम लोग करें तो इसमें डायरेक्शन एंड स्पीड दोनों ही होते हैं। आपने देखा है, कभी हम कहते हैं कि जो एयर है वो कहाँ से आ रही है, वो साउथ की तरफ से आ रही है। अभी जो हम देख रहे हैं कि जो एयर है वो हमको ऐसा फील होता है कि नॉर्थ की तरफ से चल रही है ना, तो यानी कि इसमें डायरेक्शन होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कभी बहुत धीमी चल रही है, कभी धीमी चल रही है, कभी बहुत तेज हो जा रही है, ठीक है, कभी तेज है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें डायरेक्शन के साथ ही साथ स्पीड भी होती है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन एंड स्पीड होने की वजह से हम इसको मेजर भी कर सकते हैं। एनीमोमीटर के द्वारा हम लोग एयर को नापते हैं। चलिए हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ विंड्स। टाइप्स ऑफ विंड्स पे हम देखेंगे यहाँ पर प्लेनेटरी विंड्स, ठीक है, दूसरी हम देखेंगे पीरियोडिक विंड्स, तीसरी हम देखेंगे वेरिएबल विंड्स एंड चौथी हम देखेंगे यहाँ पर लोकल विंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर प्लैनेटरी विंड्स। ठीक है, प्लैनेटरी विंड्स जिनको कि हम प्लैनेटरी या फिर प्राइमरी विंड्स या फिर परमानेंट
और एंड प्रिवेलिंग विंड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। प्लानिटरी विंड, परमानेंट विंड, प्रिवेलिंग विंड एंड प्राइमरी विंड। तो नाम इनके बिल्कुल ध्यान रखने हैं, कभी भी किसी भी नाम से आ जाती हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, वरना पता चला क्वेश्चन आ रहा है बट उसमें गड़बड़ हो गई, ठीक है। आंसर मतलब आ रहा है उसमें गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके नाम होते हैं, ठीक है। अब इसमें वन बाय वन हम इसके भी पार्ट हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ट्रेड विंड्स, ठीक है। तो ट्रेड विंड्स इनका नाम क्यों पड़ा, पहले तो ये समझेंगे। ट्रेड विंड्स इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पुराने समय में हम देखें तो इन विंड्स की वजह से क्या था, ट्रेड में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी, इस वजह से इसे ट्रेड विंड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अब इस तरीके की विंड्स जो हैं वो कैसे चलती हैं वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। इस तरीके की विंड्स जो हैं वो किधर से किधर चलेंगी ये समझेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेटर हो गया, ठीक है। इस तरीके की विंड जो होती हैं, हाँ यहाँ पर ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि विंड्स जब हम पढ़ रहे हैं तो एयर प्रेशर जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे पिछले वीडियो में था, ठीक है। तो एयर प्रेशर अगर हम समझे होंगे तो ये हमारे लिए बेटर है, ठीक है। तो इस तरीके की विंड्स की अगर हम बात करें तो ये जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती हैं। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ये जो आपका हॉर्स लैटिट्यूड है 30 to 35 डिग्री में ये पाया जाता है, ठीक है। 30 to 35 डिग्री वाले जो एरिया आएगा वहां पर ये पाया जाता है, मतलब उसे हम कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है। जब प्रेशर बेल्ट हम पढ़ रहे थे तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था 30 to 35 में हॉर्स लैटिट्यूड आता है। तो इस तरह, और ये जो आपका इक्वेटर है यहाँ पर इक्वेटोरियल डोलड्रम्स इन्हें कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो विंड्स होती हैं वो हॉर्स लैटिट्यूड से इक्वेटोरियल डोलड्रम की तरफ चलती हैं। इधर भी हॉर्स इक्वेटोरियल से डोलड्रम इक्वेटोरियल बेल्ट की तरफ चलती हैं, ठीक है। ये स्ट्रेंथ और डायरेक्शन में क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। देखिए इसीलिए इन्होंने पुराने समय में ट्रेड जो होते थे उसमें हेल्प की थी, ठीक है। स्ट्रेंथ और डायरेक्शन में ये कांस्टेंट होती है, अचानक से ऐसा नहीं है कि इनका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा या फिर ये धीमी चल रही है बहुत तेज चलने लगेंगी, ऐसा नहीं। इसी वजह से ये बहुत हेल्पफुल थी ट्रेड के लिए, ठीक है। तो इनको ट्रेड विंड्स जो है इसीलिए नाम दिया गया। ट्रेड जो वर्ड है ये आया है ट्रेडो, लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग होता है कांस्टेंट डायरेक्शन। चलिए अब समझते हैं ये विंड्स जो है वो किधर से किधर को चलती हैं, ठीक है। तो इन विंड्स को जब हम देखें तो ये हो गया, देखिए इक्वेटर हो गया, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर का पोर्शन जो है वो क्या हो गया, नदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर के नीचे का जो पोर्शन है वो हो गया सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब ये क्या है, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ठीक है, ये है साउथ। इनको हम देखें ये किधर से आ रही है, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, ठीक है। इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, नदर्न हेमिस्फीयर में ये किस नाम से जानी जाएंगी, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं इधर की तरफ, ये हो गया ईस्ट है, ये साउथ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साउथ ईस्ट, ठीक है। साउथ ईस्ट से ये चल रही है, ठीक है। इसलिए हम इनको सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स के नाम से जानते हैं, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है। यहाँ पर ये समझ में आ गया, ठीक है। इक्वेटर से ये चलती है नॉर्थ ईस्ट नदर्न हेमिस्फीयर में एंड साउथ ईस्ट चलती है ये सदर्न हेमिस्फीयर में, और ये इनके नाम हो गए, ठीक है। अब आइए थोड़ा और यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर पे टेम्परेचर कैसा होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब ये हम लोग देखेंगे ये जो है वो इधर ही क्यों आ रही है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रही है यहाँ से, इसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। इक्वेटर और उसके आसपास का टेम्परेचर जो होता है वो होता है ज़्यादा, ठीक है। अब इसके बाद हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर आएंगे इसकी अपेक्षा यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है जिसकी वजह से यहाँ की एयर जो होगी वो गर्म होगी, हॉट एयर होगी, जिसकी वजह से वो क्या होगी, वो राइज होगी, ठीक है। ये कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। अब क्या है, यहाँ पर जब एयर जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है क्योंकि यहाँ पर हॉट एयर है वो राइज हो रही, उसकी वजह से क्या है, यहाँ पर लो प्रेशर होगा, ठीक है। यहाँ का इसकी अपेक्षा ठंडा है, ये भी एयर ऊपर आती है, एक्सपेंड होती हैं और ठंडी हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर एयर जो है वो ठंडी है जिसकी वजह से डेंस है, डेंस होने की वजह से वो भारी है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा हाई प्रेशर, ठीक है। अब ये आप जानते हैं कि
जो हवाएं होती हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं, तो इसलिए हम देख रहे हैं कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक, अब क्या है कि हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये यहाँ से ठंडी हवाएं जो है वो नीचे की तरफ उतर रही हैं। जब वो यहाँ आती हैं, ठीक है, इससे टकराती नहीं है, ये क्या होती हैं, ये घूम जाती हैं। जब ये नीचे की तरफ आ रही हैं, यहाँ पर क्या होगा, इक्वेटर और उसके आसपास क्या है, इधर की हवाएं जो है वो गर्म है। ठीक है, तो जब ये नीचे की तरफ आती हैं तो क्या होता है, उसके कांटेक्ट में आके वापस से ये गर्म होके और फिर से ऊपर ये राइज हो जाती हैं। ठीक है, ऊपर ये फिर से यहाँ से मुड़ जाती हैं और ये जो इनका साइकिल है वो चलता रहता है और इस वजह से बारिश वगैरह जो है वो होती रहती है। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि ये जो एयर है वो ऐसे ना आके ये ऐसे टर्न क्यों हो रही है। ठीक है, तो ये टर्न हो रही हैं फेरेल्स लॉ एंड कोरियोलिस लॉ की वजह से। ठीक है, इसको समझते हैं। फेरेल्स लॉ जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ हम देखेंगे। फेरेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, कोई बॉडी जब क्या करती है, अर्थ सरफेस पर मूव करती है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो जब ये मूव कर रही है इधर तो ये क्या हो जाएगी, अर्थ सरफेस की तरफ आई, ये क्या हुई, डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, ये दोनों हवाएं जो है वो आपस में मीट नहीं कर पाती हैं। ठीक है, वरना क्या है, साइक्लोन वाली कंडीशन जो है वो बनेगी, जैसा हम लोगों ने साइक्लोन रेनफॉल वाले टाइम में देखा। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है, ये यहाँ से फिर टर्न हो जाती है, हल्की हो जाती है और राइज हो जाती है फिर से और एक्सपेंड होंगी, फिर वही प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। ठीक है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, फेरेल्स लॉ जो है ये लगता है। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ आते हैं, कोरियोलिस लॉ जो है ये लग रहा है। ये कहा, इसका क्या मतलब है कि अर्थ जो है, देखिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो भी क्या होता है, चेंज होता रहता है। कैसे, इसको भी समझते हैं। क्योंकि जो सन की हीट होती है, ठीक है, सन की जो हीट होती है वो हमेशा बराबर नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है, उसकी वजह है कि हमारी अर्थ जो है वो रोटेट होती रहती है और दूसरा वो क्या है, वो टिल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर टिल्ट है और रोटेट होती है, तो जो सन रेज होती हैं कभी वो यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है, कभी यहाँ पर जा रही हैं। ठीक है, मतलब कभी इतना पोर्शन जो है वो अच्छी तरह कवर कर रही, फिर इतना पोर्शन कवर कर रही। क्यों कर रही, क्योंकि अर्थ हमारी रोटेट होती रहती है और वो टिल्ट है, इस वजह से। ठीक है, अब ये हम लोग बात करें कि ये फिनोमेना जो है वो काम कहाँ पर करता है। ठीक है, तो ये काम करता है कहाँ पर, सदर्न हेमिस्फीयर में हम देखेंगे। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, पूरा हमको मैक्सिमम जो है वो ओशन जो है वही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सी एंड ओशन जो होते हैं उसी के आसपास ये फिनोमेना काम करता है, जहां पर क्या होता है कि जो सी होता है, ठीक है, सी से ये जो समुद्री हवाएं होती हैं ये क्या करती हैं, लैंड की तरफ आती हैं। ठीक है, ये लैंड की तरफ आती है, अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती हैं और फिर इधर इस तरह से बारिश कराती हैं। चलिए हम बात करते हैं प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज। ठीक है, प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज जो है पहले तो हम समझेंगे किधर से किधर को चलती हैं। ठीक है, तो प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज जो होती हैं हम पहले नदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे। तो यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ ये चलती हैं। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स की तरफ चलती हैं। ठीक है, यहाँ पर भी यही चीज है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ ये चलती है। अब देखिए इसके लिए क्या है, कौन सा नाम है, कहाँ से क्या आ रहा है, इसके लिए प्रेशर बेल्ट जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है, फिर हम लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस पोर्शन में ये चलती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये इन स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन जो है, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं होता, जैसा कि हम लोगों ने ट्रेड विंड्स में देखा था। क्यों नहीं होता उसको हम अभी आगे समझेंगे। सबसे पहले इनका जो नाम है वो वेस्टर्लीज के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। दिस विंड्स ऑल्सो नोन एज साउथ वेस्टर्लीज, कहाँ पर, नदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर जो है वहाँ पर हम इन्हें साउथ वेस्टर्लीज के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम देखें, इधर क्या है, इधर आपका साउथ है और इधर क्या है, वेस्ट है। ठीक है, इसका डायरेक्शन जो है वो इसी तरीके का है, तो जिधर से ये आ रही होती है उसका ही नाम ले लेती है। ठीक है, जिधर से ये चल रही होती है, जिधर आ रही नहीं, जिधर से चल रही होती है
या जिधर से आ रही है, दोनों चीज कह सकते हैं, उसका नाम ले लेती है, इसलिए इसको हम लोग नदर्न हेमिस्फीयर में साउथ वेस्टर्लीज के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में हम इनको नॉर्थ, इधर नॉर्थ है ना, तो नॉर्थ वेस्टर्लीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक है, दीज विंड्स ऑल्सो नोन, ये हो गया कहाँ, नदर्न हेमिस्फीयर में, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ वेस्टर्लीज के नाम से जानते हैं। इस तरीके की जो विंड्स होती हैं वो समुद्र के जो किनारे होते हैं, आसपास होते हैं, वहां पर रेनफॉल लाती हैं। कहाँ पर, जो आपका नदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, अब हम आते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। हम लोगों ने अभी बात की कि ये जो विंड्स हैं ये कांस्टेंट नहीं होती स्ट्रेंथ में, और बात करें डायरेक्शन में, ये कांस्टेंट नहीं होती हैं। ठीक है, क्यों ऐसा है उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में हम देखें तब वहां पर काफी हद तक तब भी कांस्टेंट होती है, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में हमें कॉन्टिनेंट्स जो है वो मिलते हैं जो इनकी स्पीड जो है उसको कंट्रोल करते हैं। दूसरी तरफ सदर्न हेमिस्फीयर देखें तो सदर्न हेमिस्फीयर क्या है, मैक्सिमम आपको पूरा क्या है, सी ही मिलेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, इनको कोई बैरियर नहीं मिलता और ये बिल्कुल दहाड़ती हुई बहुत तेजी से चलती हैं। ठीक है, इसी वजह से क्या है कि ये कांस्टेंट नहीं रहती हैं, और इसी वजह से इनको रोरिंग फोर्टीज के नाम से जानते हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्री होके बहुत तेज तेज यहाँ पर ये चलती हैं। खास तौर से 40 to 50 डिग्री वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर ये बहुत ही तेज चल रही होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया नदर्न हेमिस्फीयर। एब्सेंस ऑफ लैंड मास, वेस्टर्लीज बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड रोरिंग फोर्टीज जो है वो ध्यान रखना है कि किसको कहते हैं, कहां पर चलती है। चलिए बात करते हैं पोलार विंड्स। पोलार विंड्स सबसे पहले हम जानेंगे किधर से किधर को चलती हैं। तो पोलार विंड्स जो होती हैं, पोलार हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलार लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। पोलार हाई प्रेशर से सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती है। आपको दिख रहा होगा, ये भी क्या है, ये भी आपकी प्लैनेटरी विंड्स हैं। ठीक है, तो प्लैनेटरी विंड्स पहली ट्रेड जो देखा हमने वो भी था, प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज जो थी वो भी थी, और ये पोलार जो आपकी पोलार विंड्स है ये भी आपकी प्लैनेटरी विंड्स का ही पार्ट है। ठीक है, उसी का टाइप है, पार्ट नहीं उसका टाइप है। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ से यहाँ पर चलती हैं, ये भी हमने देखा। ब्लो फ्रॉम पोलार हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में इनका डायरेक्शन जो है वो वेरिएबल है, सदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्शन जो है मोर रेगुलर कांस्टेंट है। ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, वेरिएबल है, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्या है, मोस्टली क्या है, कांस्टेंट है। नॉर्थ पोलार ईस्टर्लीज एंड साउथ पोलार ईस्टर्लीज ये भी हम लोग समझ लेंगे, जैसा कि अभी हम लोगों ने वेस्टर्लीज के लिए देखा था कि जिधर से चलती हूँ उधर का ही नाम ले लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नॉर्थ है, यहाँ पर ईस्ट है, ये इस तरीके से मैं चलती हुई दिख रही। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्टर्लीज कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद सॉरी यहाँ पर ईस्ट है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। हम देखेंगे इनका डायरेक्शन इस तरीके का है। ठीक है, साउथ एंड ईस्ट, तो साउथ ईस्टर्लीज के नाम से इधर की तरफ ये जानी जाती है, यानी सदर्न हेमिस्फीयर में ये साउथ ईस्टर्लीज के नाम से जानी जाती है। इस तरीके की विंड्स जो हैं, चूंकि ये कोल्ड आइस कैप्ड रीजन से चलती हैं, इसलिए इस तरीके की विंड्स जो होती हैं कैसी होती हैं, कोल्ड होती हैं, क्योंकि बिल्कुल क्या है, यहाँ से चल रही है। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल पोलर रीजन जो है वहां से चल रही तो इस वजह से ये क्या होती है, ड्राई एंड कोल्ड होती हैं। चलिए बात कर रहे हैं पीरियोडिक विंड्स। पीरियोडिक विंड्स जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, पर्टिकुलर किसी पीरियड पर चलती होंगी, इसीलिए इनका नाम पीरियोडिक विंड्स दिया गया है। ठीक है, तो पीरियोडिक विंड्स जो हैं, ठीक है, इनका डेफिनेट डायरेक्शन होता है, और साथ ही साथ इनका क्या है, पर्टिकुलर पीरियड होता है, उसी दौरान ये चलती हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम लें तो एग्जांपल में हम देख सकते हैं लैंड एंड सी ब्रीज एंड मॉनसून। ठीक है, लैंड एंड सी ब्रीज जो है हमें डे नाइट में यहाँ पे फर्क दिखेगा। दूसरी तरफ हम मॉनसून की बात अगर हम सीजन की बात कर रहे हैं तो वहां पर मॉनसूनी विंड्स जो है वो हमें दिखेंगी। ठीक है, तो इसलिए ये इसका एक अच्छा एग्जांपल है, लैंड एंड सी ब्रीज, दूसरी तरफ मॉनसून। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले हम आते हैं लैंड एंड सी ब्रीज में। ठीक है, इनका हमको दिख रहा है कि डे नाइट में जो है वो चेंजेस आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि डिफरेंट रेट ऑफ हीटिंग, ठीक है, इनकी जो हीटिंग होती है, ठीक है, हीटिंग रेट होता है उसमें डिफरेंस होता है, इस वजह से ऐसा होता है। चलिए आइए
यहाँ पर समझते हैं। तो ये हो गया क्या, सी हो गया मान लीजिए, ठीक है। ये क्या हो गई, ये हो गई लैंड। अब ये जो सन की रेज जब यहाँ पर पड़ती है, हीट जब यहाँ पड़ती है, तो क्या होता है, लैंड जो होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है, दूसरी तरफ सी जो है उसको गर्म होने में समय लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लैंड जो है वो कुछ ही गहराई तक गर्म होती है, दूसरी तरफ सी जो होता है वो काफी गहराई तक गर्म होता है, ठीक है। उस हीटिंग जो है जब होती है तो इसकी काफी गहराई तक होती है, जिसकी वजह से ये समय ज्यादा लेता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ये होता है कि जो लैंड होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है इसकी तुलना में, ठीक है। अब हम देखेंगे जैसे 12 बजे देखेंगे लैंड की जो कंडीशन होगी वो ऐसी होगी कि, या 11 बजे भी गर्मियों के टाइम में अगर हम देखें, ठीक है, तो छत पर अगर आप जाइए कभी कपड़े वगैरह लेने तो बड़ी तेजी से फिर भागते हैं हम लोग अगर नंगे पांव गए हैं तो, ठीक है। हालांकि आजकल तो छत का कॉन्सेप्ट जो है वो काफी कम हो गया है, तो फिलहाल तो क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर पानी जो है वो उतना गर्म नहीं होगा कि हम आसानी से उसमें उतर नहीं सके। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस इन द रेट ऑफ हीटिंग, इसी वजह से ऐसा है। अब क्या है, हमने जाना है कि जो हवा चलती है वो कैसी चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये ज़्यादा गर्म है, ठीक है, ये ज्यादा गर्म है, तो यहाँ का प्रेशर कैसा होगा, यहाँ पर प्रेशर जो होगा वो लो हो रहेगा। यहाँ का प्रेशर कैसा होगा, यहाँ का प्रेशर हाई होगा। तो हाई टू लो चलती है, तो इसलिए जो सी के आसपास का एरिया होगा, जब हमें और जगह के लैंड जो है वो बहुत गर्म होगी, इसके आसपास का एरिया, क्योंकि यहाँ की एयर जो है वो यहाँ को भी इफेक्ट करेगी, तो वो औरों की अपेक्षा क्या होगा, वो ठंडा होगा। अब यही हम आते हैं रात में, ठीक है। रात में भी हम देखेंगे तो दिन का एक पर्टिकुलर टाइम का जो है हमने यहाँ पर देख लिया ना, कि एक पर्टिकुलर पीरियड पर हमने देखा कि दिन में क्या है, इस तरीके से विंड जो है वो यहाँ पर चल रही है। दूसरी तरफ हम आते हैं रात की तरफ। रात में भी क्या होगा, लैंड जो है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, सी जो है वो धीरे धीरे ठंडा होगा, क्योंकि वो काफी गहराई तक गर्म हुआ था ना, तो उसको ठंडा होने में भी समय लगेगा। अब क्या है, ये गर्म है तो यहाँ पर क्या है, ये गर्म है तो यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है। लैंड जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड जो है वो चलती है। तब उस दौरान हम देखेंगे कि लैंड से जो विंड है वो किधर चलती है, वो समुद्र की तरफ चलती है, सी की तरफ चलती है, ठीक है। अब इसी में हम आते हैं मॉनसून वाला, ठीक है, सीजनल, ठीक है। ये तो हमने डे नाइट देख लिया, अब हम सीजनल देखते हैं। तो सीजनल में बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग के पास है कि हमारे यहाँ जो मॉनसून आता है, ठीक है, साउथ वेस्ट से हवाएं जो आती हैं, जो कि हमारे यहाँ क्या करती हैं, मॉनसून लाती हैं, लेकिन ये कभी भी नहीं आ जाती हैं। ये हमारा, हम कहते हैं ना, मॉनसून सीजन है हमारे यहाँ, ठीक है, तो वो एक सीजन में आती हैं। जून जो होता है वो हमारा क्या होता है, मॉनसून सीजन होता है। मॉनसून जो है हमारे यहाँ जून के फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में आ जाता है। तो वो क्या है, वो हमारा एक फिक्स टाइम है कि ये मॉनसूनी विंड जो है उसी समय क्या है, हमारी तरफ रेन जो है वो ले आती है और हमारे यहाँ उसी समय बारिश होती है। तभी हम कहते हैं हमारे यहाँ सीजनल बारिश होती है, ठीक है, सीजनल रेन होती है। तो ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि पर्टिकुलर एक सीजन है, उसी में ही ये विंड्स जो है वो चलती हैं। चलिए बात करते हैं वेरिएबल विंड्स। वेरिएबल विंड्स की बात करें तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड या ऐसा कुछ इसमें नहीं है, ये एक छोटे एरिया में कम समय के लिए ही चलती हैं। यानी कि इस तरीके की विंड्स जो हैं वो वेरी करती रहती हैं। अभी हमने देखा कि पीरियोडिक वो या तो सीजनल है या डे नाइट वाला है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये कभी भी चलती हैं, कुछ टाइम के लिए ही चलती हैं, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, वेरिएबल विंड्स, ठीक है। विंड्स अफेक्ट ओनली स्मॉल एरिया एंड लास्ट फॉर अ फ्यू डेज, ठीक है। वेरिएबल विंड्स इसलिए इनको कहा जाता है कि ये वेरी करती रहती हैं। साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स जो हैं वो इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो साइक्लोन्स हमेशा नहीं बन रहे हैं, उनका कोई पर्टिकुलर टाइम भी नहीं होता है, पर्टिकुलर सीजन भी नहीं होता है, वो अपना कभी भी बनते हैं, ठीक है। इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल विंड्स कहते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल जो है वो साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स हैं। चलिए बात करते हैं लोकल विंड्स। लोकल विंड्स जो हैं उनको अगर हम देखें तो वो कुछ समय के लिए चलती हैं और कुछ ही एरियाज में चलती हैं। यानी कि अगर हम किसी कॉन्टिनेंट की बात करें, हम किसी कंट्री की बात करें, तो ज़रूरी नहीं कि हर जगह वो उस टाइम पे चल रही हैं, ठीक है। तो ये कुछ समय के लिए कुछ ही एरियाज में चलती हैं, ठीक है। ब्लो फॉर अ शॉर्ट पीरियड, ठीक है। सम लोकल विंड्स की अगर हम बात करें, कुछ लोकल विंड्स की बात करें, तो इसमें लू है। लू को हम लोग जानते हैं कि वो कब चलती हैं। लू जो है हमारे यहाँ गर्मियों के सीजन में चलती हैं, ठीक है। वो भी कहाँ
कहाँ पर चलती हैं? अगर हम देखें क्या पूरे इंडिया में चलती हैं? नहीं चलती हैं पूरे इंडिया में, ठीक है। तो लू हो गया जो कि कुछ टाइम के लिए, कुछ मतलब हम लोग देखते हैं 1-2 मंथ के लिए ही चलती हैं और कुछ ही एरियाज में, ठीक है। सिमोन हो गया, चिनूक हो गया, फोहेन हो गया, ये क्या है? ये वार्म विंड है, ठीक है। लू क्या है? वार्म विंड है, ठीक है। दूसरी तरफ बोरा, मिस्ट्रल, बुरान, पेम्पोरो जो है ये क्या है? ये कोल्ड विंड्स के एग्जाम्पल हैं। चलिए बात करते हैं क्लाउड कवर एंड सनशाइन की, ठीक है। क्लाउड कवर और सनशाइन जो होते हैं इसका भी वेदर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे, ये हम समझेंगे, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल इन वेदर। कैसे? सबसे पहले क्लाउड कवर की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लाउड कवर जो होता है, ठीक है, सबसे वो क्या करता है? जो अमाउंट हमारी अर्थ तक, ठीक है, यानी कि इंसोलेशन एंड रेडिएशन जो है, पहले भी हम लोगों ने इसको समझा था, इन दोनों को ही वो क्या करता है? रिड्यूस करता है। कैसे? ठीक है, ये चीज भी समझे थे, फिर से देख लेते हैं। ये हो गया सन, ठीक है। यहाँ पर जो अर्थ सरफेस पर हीट जो पहुंच रही, जो मात्रा यहाँ पहुंच रही, उसे हम क्या कहते हैं? इंसुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो जब क्या है? क्लियर स्काई है, आसानी से पहुंच गया, रेडिएशन जो है वो भी आसानी से हो गया। लेकिन यही अगर क्लाउड्स हो गए, ठीक है, अगर यही क्या है? क्लाउड्स हैं, क्लाउड कवर अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, एक तो ये सनशाइन वाला टाइम हो गया, जब क्या है? क्लाउड है, ये बीच में क्लाउड है, तो यहाँ से जो इंसोलेशन ये हो रहा है, इसको ये क्या करता है? पूरा पूरा यहाँ तक नहीं पहुँचने देता है, ठीक है। जिसकी वजह से इंसोलेशन जो हुआ वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। इसी तरीके से जब रेडिएशन होगा उसको भी ये क्या करेगा? उसको भी ये पूरा नहीं निकलने देगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर गर्माहट जो है वो क्या होगी? वो बनी रहेगी। इसी वजह से क्या होता है कि जब क्लाउडी डे एंड नाइट्स होते हैं तो हमें बड़ा ही अनकंफर्टेबल सा फील होता है कि उस समय हम कहते हैं कि हमारे जो फैन है, कूलर है, ये सभी काम नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हीट जो है वो क्या रहती है? बनी रहती है, ठीक है। नॉट ओनली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, ठीक है, बट ऑल्सो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो क्लाउड कवर की वजह से ये होता है। अब जब क्लाउडलेस, ठीक है, क्लाउडलेस स्काई अगर है, बिल्कुल सनशाइन है, तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है किसको? फेयर वेदर को, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझा कि क्लाउड कवर एंड सनशाइन जो है वो क्या करते हैं? हमारे वेदर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उसको चेंज करने में, ठीक है। अब आते हैं हम ऑक्टाज में, ठीक है। ये क्लाउड कवर की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम वेदर फोरकास्ट देखते हैं तो उसमें क्या है? चीजें जो है वो हमें समझ में आ जाएगी, कितना पार्ट जो है वो क्या है? क्लाउड कवर है या क्या चीजें हैं वो हमको यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या होता है, क्लाउड कवर या शेडेड पार्ट जो है उसको डिस्क के द्वारा शो किया जाता है। वो डिस्क जो कि ऑक्टाज या 8s में शो की जाती है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। इसके 4 टाइप्स हैं हमारे सामने, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया एंड वो, ठीक है। अब इसको क्या करना है? इसको ये करना है कि यहाँ पर क्या है? इतना पार्ट जो है वो मान लीजिए ये कवर है, ठीक है, शेडेड है इतना पार्ट, ठीक है। यहाँ पर इतना पार्ट जो है वो शेडेड है, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इतना पार्ट जो है ये शेडेड है, ठीक है। और लास्ट वाले में हम क्या देखेंगे कि ये पूरा ही पार्ट जो है वो क्या है? शेडेड है, ओके। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है, ठीक है, ये शो कर रहा है 2/8, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है? 2/8 ऑक्टाज में इसको शो कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये डिस्क क्या शो कर रही है? ये डिस्क शो कर रही है कि क्वार्टर पार्ट जो है वो क्या है? शेडेड है, ठीक है। फिर आते हैं इस पे, यानी कि 4/8 ये क्या शो कर रहा है कि हाफ पार्ट जो है वो शेडेड है। फिर आते हैं यहाँ पर, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है 6/8, यानी कि 3/4 पार्ट जो है वो क्या है? वो शेडेड है। और यहाँ पर क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ओवरकास्ट कंडीशन, ठीक है। जब क्या है? पूरा ही शेडेड है, इसे हम क्या कहेंगे?
ओवरकास्ट कंडीशन। तो इसको देख के किसी भी जगह का जो वेदर है उसका अंदाजा भी हम लगा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।